चलो, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने रेरा शुरू किया था। रेरा के हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब अगेन एक प्रोसीजरल कंप्लाइंस हमारा छोटा सा रह गया है। याद करो, लास्ट क्लास में जब मैंने रेरा शुरू किया था तो आपको क्या बोला था, कोई भी प्रमोटर यानी कोई भी बिल्डर अगर इंडिया में बिल्डिंग बनाना चाहता है तो उसको पहले क्या करवाना पड़ेगा, रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो क्या खुद सेल करता है? नहीं ना। किसको हायर करता है वो? एजेंट को। जितनी भी एजेंसीज खोल के बैठे हुए उन सबको हायर करता है। तो लॉ मेकर आज के दिन एक मैंडेटरी रूल बना दिया है कि जितने भी एजेंट्स हैं जो प्रमोटर के फ्लैट को सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? अलॉटीज को। यानी प्रमोटर ने जिसको बुक कर रखा है वो ऑलवेज किसके थ्रू होगा? एक एजेंसी के थ्रू होगा। और जो जो पर्सन एजेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं रेरा में, उनको रेरा में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक वो एज एजेंसी वाला काम नहीं कर सकते। समझा? तो सेक्शन 9 तो बेटा वही लिखा हुआ है। सेक्शन 9 में सबसे पहला वही लिखा हुआ है, कोई भी पर्सन अगर रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है, किस चीज के लिए? फ्लैट के सेल और परचेज के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए सेम अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे। उसके बाद अथॉरिटी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोलेगा वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और अगर उनको लगता है कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट सही है, तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है, तो तुम्हें वो क्या ग्रांट कर देंगे? रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। मिनिमम 30 डेज का टाइम लगता है आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा आप एज ए एजेंट काम नहीं कर सकते हो। तो सेक्शन 9 में तो बेटा वही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो टोटल 6 to 7 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, without obtaining registration real estate agent shall not facilitate the sale or purchase of the act on behalf of any person। और यहाँ पे any person कौन होगा? प्रमोटर यानी बिल्डर। एवरी रियल एस्टेट एजेंट में अप्लाई करेगा एप्लीकेशन किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करो और जो भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आगे द अथॉरिटी जो है उनको विद इन सच टाइम, मिनिमम 30 डेज का टाइम होता है, उस 30 डेज के अंदर में इनको क्या ग्रांट कर देंगे? रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान से याद रखिएगा, जब भी रजिस्ट्रेशन वो रिजेक्ट करेंगे ना तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का देंगे। यानी सीधा तुम्हारे घर पे रिजेक्शन लेटर नहीं आएगा, तुम्हारे घर पे नोटिस आएगा। अगर तुमने उस नोटिस का भी रिप्लाई नहीं दिया तो वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। जनरली रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट तब होता है जब ऊपर तुमने अप्लाई किया था और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले थे, तुम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर रहे हो, पहले वो नोटिस भेजेंगे कि ये डॉक्यूमेंट तुमने क्यों नहीं सबमिट किया। अगर उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला तब वो जाके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? कैंसिल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया। जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है ना तो तुम्हें सर्टेन ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि बेटा ये काम तुझे करना है, और अगर तुमने उस ऑर्डर का कंप्लाई नहीं किया तो भी वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस सेक्शन में बस इतना ही पढ़ना कि जब भी कोई रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, भर भर के पूछेगा आपको। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जितने भी प्रमोटर है यहाँ पे, प्रमोटर्स की कुछ फंक्शन है, कुछ ड्यूटीज है। चलो, एक फंक्शन तो आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी वो किसी बिल्डिंग को प्रमोट करेगा सबसे पहले क्या करवाएगा? रेरा में रजिस्ट्रेशन। ये तो पहली ड्यूटी हो गई। अच्छा, रेरा में जब रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट मिलते ही क्या बनाएगा वो? बताओ, लास्ट क्लास में बताया था, वेबसाइट बनाएगा और वेबसाइट पे अपनी सारी डिटेल देगा। ठीक है, तो देखो ड्यूटी में तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, द प्रमोटर शैल अपॉन रिसीविंग हिज। अच्छा मुझे बताओ, रजिस्ट्रेशन जब मिलता था तो 3 चीज मिलता था ना, क्या क्या? लॉगिन आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे उसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा वो अपना क्या बनाएगा? वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, आगे डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। देन अब ध्यान सुनना बेटा, 4-5 क्वार्टरली आपको अपडेट करने हैं, ये आपको याद रखना है। प्रमोटर की सबसे पहली ड्यूटी है 5 क्वार्टरली अपडेट करना। कब तक? जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होता है। क्लियर है? बिल्डिंग तैयार होने के बाद भी प्रमोटर की ड्यूटी रहती है 1 साल तक। बिल्डिंग तैयार हो गया फिर भी प्रमोटर की ड्यूटी रहती है 1 साल तक। यानी कोई नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हुई है, 1 ईयर तक अगर उस बिल्डिंग में कुछ भी डिफेक्ट आएगा वो कौन ठीक करेगा? प्रमोटर। यानी जब तक सोसाइटी नहीं बनती है तब तक कौन ठीक करेगा? बिल्डर। याद रहेगा? चलो देखो, अब ये क्वार्टरली ड्यूटी अच्छे से रट के जाना। पहला, क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ
अपार्टमेंट, ठीक है। सेकेंड, क्वार्टरली अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैरेजेस, कौन कौन से गैरेज किसने बुक किया। आपको पता है ना, महाराष्ट्र के अंदर में जितनी बिल्डिंग्स बनती है उसमें आपको पार्किंग लेना पड़ता है, खरीदना पड़ेगा। पार्किंग इंक्लूडिंग नहीं आती, हाँ ओपन पार्किंग इंक्लूडिंग आती है, लेकिन जो स्टील पार्किंग होती है वो आपको परचेज करना पड़ता है पैसे देके। स्टील पार्किंग और ओपन पार्किंग समझते हो ना, जो अंडरग्राउंड वाली पार्किंग होती है बेसमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं स्टील पार्किंग। और ओपन पार्किंग जो आपका रैंडमली बाहर रहता है। नेक्स्ट, क्वार्टरली अप टू डेट ऑफ द लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स टेकन एंड द अप्रूवल्स विच आर पेंडिंग सब्सिक्वेंट। मुझे बताओ, दो ही अप्रूवल लगते हैं जल्दी, कौन कौन से, सीसी और ओसी। तो सीसी और ओसी का स्टेप कहां तक पहुंचा है, आपको अप्रूवल मिला या नहीं मिला, इसकी डिटेल आप क्वार्टरली करोगे, रट्टा मारते जाओ। पहला क्वार्टरली डिटेल क्या करना है, अलॉटीज के बारे में। दूसरा क्वार्टरली डिटेल किसके करना है, गैरेजेस कितने बुक्ड हुए हैं। तीसरा क्वार्टरली डिटेल किसका करना है बेटा, थर्ड क्वार्टरली डिटेल किसका था, टाइम टेकन, कौन कौन से अप्रूवल्स आपको मिले हैं। फोर्थ क्वार्टरली डिटेल है क्वार्टरली अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। एंड इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस जो आप निकालोगे वेबसाइट पे हमेशा डिटेल सबमिट करते रहना। And the promoter at the time of booking and issue of allotment letter shall be responsible to make available to the allotee the following। जब भी वो फ्लैट बुक करेगा बेटा, तो हमेशा अलॉटी को दो चीज़ तो पक्का दोगे आप। पहला सैंक्शन प्लान, अब देखते हो जब भी आप फ्लैट परचेज करने के लिए जाते हो वो एक बुकलेट बना के रखता है, बुकलेट में रेरा नंबर लिखा होता है और उनका प्रोजेक्ट का प्लान लिखा रहता है कि वॉशरूम कितने साइज का होगा, किचन कितने साइज का होगा, इसको बोलते हैं लेआउट प्लान, समझा। एंड सेकेंड पॉइंट, द स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखते हो वो स्लैब बताते हैं कि इतने महीने में हमारा ये स्लैब कंप्लीट हो जाएगा, इतने महीने में ये स्लैब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ये उसके बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देंगे। वो सारा डिटेल आपको बताना है, कौन बताएगा, प्रमोटर। किसको बताएगा, अलॉटीज को। क्लियर है, आगे देखो। प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, देखो ध्यान से, अब इसमें दो ही लाइन याद रखना है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जितनी भी डिफॉल्ट होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, प्रमोटर। लेकिन जब एक बार बिल्डिंग बन के चली खत्म हो जाती है, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, हमने हैंड ओवर कर दिया किसको, अलॉटीज को, और अभी तक क्या नहीं बना है, सोसाइटी नहीं बना है, तो 1 ईयर तक अगर बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का मतलब है बिल्डिंग लीकेज करने लगी, बिल्डिंग में सील आने लगा, या बिल्डिंग के जो प्लास्टर्स थे वो गिरने लगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। उसके लिए आपको सारा कौन करके देगा, आपको बिल्डर। दूसरा, एक और ड्यूटी है बिल्डर की कि जब भी आप लेआउट प्लान देते हो, लेआउट प्लान में बना रहता है कि आपका जो किचन होगा हम आपको मॉडुलर किचन बना के देंगे और 2 उसके रोज होंगे और बीच में आपको स्पेस होगा, फ्रिज रखने के लिए जगह होगा। जो आपने प्लान बना के दिया उस प्लान में कोई चेंज करना चाहते हो तो अलॉटीज की मीटिंग बुलाओ, और 75% अलॉटीज का अगर परमिशन मिल जाता है तो आप चेंज कर पाओगे। लेकिन ध्यान से, माइनर चेंज के लिए हमें कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। अब माइनर चेंज और मेजर चेंज में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल। आपने जैसे किसी को लेआउट प्लान बनाया कि आपका जो हॉल होगा वो 9/10 का होगा, ठीक है, और आपका जो बालकनी होगा हॉल का वो 3/2 का होगा, ये आपने स्ट्रक्चरल प्लान बना के दे दिया। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि हम हॉल कम कर रहे हैं, बालकनी बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अलॉटीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 2 चीज़ होता है, एक होता है बिल्डिंग का पाइपलाइन का एरिया जहाँ से सारे टॉयलेट्स के पाइपलाइन होंगे, और एक होता है बिल्डिंग का लिफ्ट का एरिया। बोला इसके लिए मेजर चेंज करने के लिए आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, ये आप खुद करोगे, समझा। क्यों, क्योंकि वो तो बेटा इंजीनियर का लेआउट प्लान है ना, ठीक है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा जब भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, नॉर्मली आजकल जो न्यू कंस्ट्रक्शन होता है उसमें 2 वॉशरूम मिलते हैं ना, एक इंग्लिश और एक इंडियन। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, ज़्यादा धर्म को बिलीव करते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो बोलते हैं जो हमारा टॉयलेट रूम होना चाहिए और जो वॉशरूम होना चाहिए वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्डर का जो प्लान है उसमें क्या है कि हम आपको 2 बाथरूम देंगे जो कॉमन होगा, मतलब उसी में टॉयलेट रूम भी होगा, उसी में वॉशरूम भी होगा। लेकिन कोई बोलता नहीं, आप 2 बाथरूम दो, एक मेरा सिर्फ क्या रहेगा, वॉशरूम रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, टॉयलेट रूम रहेगा।
तो वो बेटा चेंजेस उसको बोलते हैं माइनर चेंजेस। उसमें आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज करना है। जो 2 बाथरूम बनेंगे इसमें क्या बनाना है, एक टॉयलेट बनाना है और एक वॉशरूम बनाना है। तो बोला ऐसे केसेस के लिए आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा अलॉटी बोल रहा है वैसा आप चेंज कर दीजिए। लेकिन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफरेंशिएशन करते हो, जो आपने लेआउट दिया उसके डिफरेंशिएशन में, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? अलॉटी से। आई बातें समझ में? चलिए, तो ये वहां पे लिखा हुआ था, ये है आपका द प्रमोटर सेल। ये पूरा पॉइंट मैंने यही बताया, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग द वेरिसिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस। ये वही बोल रहा है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो रेरा के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ऐसा कंटेंट डालोगे तो उसके लिए प्रमोटर लायबल हो जाएगा। यानी देखो, कभी भी प्रोस्पेक्टस में ऐसी कंटेंट आपको नहीं डालनी है जिससे जो कस्टमर हो वो अट्रैक्ट हो और आपको वो देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे देखा जाए आज के दिन बहुत सारे बिल्डर बहुत डिफॉल्ट करते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग का जब वो लेआउट प्लान बनाते हैं तो बिल्डिंग के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। और पता है फैसिलिटी में क्या क्या देते हैं? जिम की फैसिलिटी दे दिया वगैरह, ये सब दे दिया, क्लब हाउस दे दिया, ठीक है, पार्टी के लिए एक रूम दे दिया। उन सबका नलायक 10 से 15 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। और उसके बाद जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो फिर सोसाइटी के हैंड ओवर जैसे ही बिल्डिंग हो जाती है, फिर सोसाइटी उन सबका क्या लेता है? मेंटेनेंस चार्ज। समझ में आया? तो देखा जाए बिल्डर से एक गेम खेलते हैं सोसाइटी के साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ प्लानिंग करके कि हम इस तरीके से इसका भी पैसा लेंगे और बाद में जब इसका मेंटेनेंस होगा वो भी हम वसूल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर तुमने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए तो भी लायबल हो जाओगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आगे, नो डिपॉजिट फॉर एडवांस टू बी टेकन बाय प्रमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट फॉर सेल। ध्यान से, किसी से भी पैसा तभी लेना जब एग्रीमेंट फॉर सेल बनाना। कुछ याद आ रहा? हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा था। एग्रीमेंट फॉर सेल का मतलब ओनली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। तो एग्रीमेंट सेल का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको फ्लैट दिया नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट देने का मैंने वादा किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा? जब फ्लैट बन के कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्री हो जाएगा। आई बात है समझ में? तो बिना एग्रीमेंट टू सेल आप क्या नहीं दोगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। देन एडरेंसेस टू द सैंक्शन प्लान एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रमोटर उसी तरीके से पूरा प्लान एग्जीक्यूट करेगा जैसे उसने लेआउट बना के दिया था। लेकिन अगर प्लान के लेआउट में वो कोई चेंज करना चाहता है तो परमिशन लेगा बेटा। कितने से? 2/3 अलॉटी से। कितने से? 2/3 अलॉटी। तो देखो उसके सबसे लास्ट लाइन में देखो, एनी अदर ऑल्टरेशन or addition in the sanction plan, layout plan without the previous written consent at least 2/3 of the allotee other than the promoter। यानी 2/3 अलॉटी से आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सैंक्शन प्लान को क्या करोगे? अप्रूव करोगे, अदरवाइज नहीं। याद रहेगा? चलिए, नेक्स्ट है बेटा एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सुनो, आज के दिन इंडिया में बहुत सारे लॉज बन रहे हैं। अब मुझे बताओ, बहुत सारे लॉज बन रहे तो बहुत सारे डिस्प्यूट, सारे डिस्प्यूट जाएंगे कहाँ? मोस्टली कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है इन कोर्ट्स को इतना टाइम है कि आपके अलग अलग एक्ट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए खाली बैठे हुए? नहीं ना। तो देखो कंपनी लॉ के डिस्प्यूट आज के दिन किसके पास आता है? एनसीएलटी। ऐसे ही बेटा इनकम टैक्स के डिस्प्यूट अपने जाते हैं सैस्टेट के पास, ठीक है, आईटीएटी के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जीएसटी के जाते हैं सैस्टेट के पास। ऐसे ही रेरा का भी डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? रेरा के अथॉरिटी के पास। जब रेरा का अथॉरिटी सॉल्व नहीं कर पाएगा तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आई बातें समझ में? पक्का? चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम रेरा की अथॉरिटी बनाएंगे। अब ध्यान से इसकी कंपोजिशन को पढ़ना, एग्जाम में इसका कंपोजिशन आता है बेटा। द अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, एक चेयरमैन होगा और इसके अलावा 2 होल टाइम मेंबर होंगे जिसको सीजी अपॉइंट करेगा। मतलब चेयरमैन और होल टाइम मेंबर दोनों को कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द अथॉरिटी सेल बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सेक्रेटरी या फिर लॉ सेक्रेटरी। यानी इनके कंसल्टेशन पे ही बंदा अपॉइंट होगा। अपॉइंट कौन करेगा? सीजी। लेकिन कंसल्ट किससे लेगा? इन लोगों से।
Next, it may be noted that a person who is or has been in the service of a state government shall not be appointed as a chairperson जब तक कि वो दो condition satisfied ना हो. पहला, person has hold the post of additional secretary to the central government or any equivalent post in the central government or state government not be appointed as a member. यानी आप अगर additional secretary के post पे या फिर central government के किसी और post पे हो तो हम आपको chairperson नहीं appoint करेंगे. Unless such person has held the post of secretary to the state government or any equivalent post in the state government or central government. यानी आपको अगर चेयरपर्सन बनना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इन दोनों पोस्ट पे नहीं होने चाहिए. अगर ऑलरेडी आप इन दोनों पोस्ट को अक्वायर कर रखे हैं तो आप क्या नहीं बन सकते, सेक्रेटरी नहीं बन सकते. यानी सिंपल सा बंदा है, एक बंदा एक टाइम पे एक ही जगह पे काम करेगा, मल्टीपल जगह पे काम नहीं कर सकता. ये सेम बातें जब मैं ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना कंपनी लॉ में, वहाँ भी सेम लिखा हुआ है कि एक टाइम में एक बंदा एक ही जगह पे ऑडिट कर सकता है, मल्टीपल जगह पे कर सकता है. एक ही जगह पे करेगा तो वहाँ पे अगर आप कंपनी के होल टाइम ऑडिटर बने हो तो फिर आप दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे. लेकिन आप ऑडिट का प्रैक्टिसिंग फर्म खोल रखे हो तो आपके पास है 20 कंपनियों का ऑडिट आप कर सकते हो. नेक्स्ट, अब देखो इनका टर्म याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू में पूछेगा. 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर. इसको ऐसे समझो, यानी जब मैं अपॉइंट होने के बाद कितने साल काम करूंगा, 5 साल, और मेरा मैक्सिमम काम का अंतर जब तक मेरी एज 65 का ना हो जाए. मान लो मैं 35 की एज में अपॉइंट हुआ तो 35 में 5 ऐड करोगे तो मेरा एज 40 और 65 विच एवर इज अर्लियर. यानी 40 की एज में मैं रिटायर कर जाऊंगा. फिर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अगेन 40 + 5 तो 45 और 65 विच एवर इज अर्लियर. यानी 45 में रिटायर कर जाऊंगा, अगेन 45 में दोबारा एलिजिबल हूँ रीअपॉइंटमेंट के लिए, 45 + 5 यानी 50 और 65 विच एवर इज अर्लियर. 50 की एज में दोबारा मैं क्या कर जाऊंगा, रिटायर. यानी मैं एक टाइम पे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ लेकिन मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक. 65 ईयर्स की एज के बाद मुझे ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज है क्योंकि 65 के एज के बाद भी आपकी इतनी अंदर आपकी कैपेसिटी इतनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इससे अच्छा चेयरमैन अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर पे आपका लिमिट बढ़ा सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ में चेंज आ गया. सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, समझा, कि 65 के बाद भी आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सैलरी. अब एक बात मुझे बताओ, अपॉइंट किसने किया है तो सैलरी कौन देगा, अलाउंस कौन देगा, परक्विजिट्स कौन देगा, सब सीजी देगा. समझा. नेक्स्ट आ जाइए, तो वही सैलरी एंड अलाउंस ये सब कौन देगा बेटा, सीजी. आगे देखो वो जो सैलरी अलाउंस का टॉपिक है ना बेटा, उसका सबसे लास्ट लाइन पढ़ो. एनी वैकेंसी कॉज इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और एनी अदर मेंबर शैल बी फिल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी. यानी अगर चेयरमैन ऑफिस छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर में नया चेयरमैन आएगा. समझा. चलो नेक्स्ट आ जाओ. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द चेयरमैन. मुझे बताओ सारे डिसीजन कौन लेगा, चेयरमैन. सारे डिसीजन कौन लेगा, चेयरमैन लेगा. और इसके अलावा अगर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर रखा है तो वो सारे पर्सन ले सकते हैं. अगेन ये रट के जाना बेटा, चेयरमैन की ऑफिस कब वेकेट हो जाएगी, ये अगेन 2 से 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा. 5 केसेस में चेयरमैन की ऑफिस वेकेट हो जाएगी. पहला, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया. दूसरा, उसने मोरल ट्रैप्टिट्यूड का वॉलेशन किया, इसका मतलब एथिकल पॉलिसीज थोड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, गलत तरीके से काम किया. नेक्स्ट, हैज बिकम फिजिकली एंड मेंटली इनकेपेबल. वो अब ऐसा नहीं रहा कि वो सर्विस दे सकता है एज अ चेयरमैन, यानी मेंटली डिस्टर्ब है. एंड देन हैज एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट. मतलब क्या, उसका अथॉरिटी के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन वगैरह ले रखा है या लोन दे रखा है, मनी से रिलेटेड नाता हो गया. एंड लास्ट, अब्यूज हिज पोजीशन. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस. चलो बताओ 5 केसेस में कब कब वो वेकेट हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी, मोरल टैप्टिट्यूड का वॉलेशन किया, देन इनकेपेबल हो गया मेंटली और फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका आ गया, और लास्ट अब्यूज किया उसने पोजीशन को. ये तो रट के जाना बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कब आपको चेयरपर्सन और अदर मेंबर की ऑफिस से हम रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन चेयरपर्सन और मेंबर. ध्यान सुन बेटा, जब तक तू इस अथॉरिटी का मेंबर रहेगा तब तक दूसरी जगह काम नहीं करेगा.
जब तक मेंबर है। हाँ, रिटायर होने के बाद आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मेंबर रहोगे तब तक आप किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ध्यान से एक बात और याद रखना, रिटायरमेंट होने के बाद भी अथॉरिटी एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि बेटा अभी तू यहाँ से रिटायर हुआ है, 1 साल तक या 2 साल तक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम मत करना जिनका रिलेशन इस अथॉरिटी के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेयरमैन था, मैं 65 का हो गया, रिटायर हो गया, मैं बाहर कहीं भी काम कर सकता हूँ। मान लो मैं किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में गया काम करने के लिए, बट एक्स ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन किसके साथ है? अथॉरिटी के साथ, रेरा की अथॉरिटी के साथ। तो मैं एक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता, कब तक के लिए? जब तक मुझे अथॉरिटी बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहां से जब बाहर निकलते हो तो वहां के काम करने के तरीके क्या हो सकते हैं? लीक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं CBI का मेंबर, अब CBI से मेरी एज के कारण मेरा ऑफिस वेकेट हुआ, आपको नहीं लगता कि मैं CBI कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मार्केट में लीक कर सकता हूँ? तो इसलिए मुझे वो क्या लगा देते हैं? रिस्ट्रिक्शन। आ रही है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। बस एक लाइन, जब नोट्स आएगा ना बेटा वहां पे वो एक लाइन लिख देना, टाइपिंग छूट गया उसमें, 1 मिनट रुको। मीटिंग में बेटा जब नोट्स आएगा तो लिख लेना कि साल में कम से कम एक बार तो मीटिंग करनी है। किनकी? इन अथॉरिटीज की। क्यों मीटिंग करनी है? सिंपल, रेरा के अंदर में और क्या हम चेंज कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट को और कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके लिए वो क्या करेंगे? मीटिंग। नेक्स्ट आता हूँ, फंक्शन ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। अब देखो मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे, आपके इजी लैंग्वेज में जो भी आपको 6 to 7 याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, तो कम से कम 6 पॉइंट आपको लिख के आने हैं। उससे ही मैंने आपको इजी बना दिया। देखो डार्क जितना कर रखा है उतना ही लिखना है ना, हर एक लाइन में आपको बोल्ड में लिखा हुआ है डार्क में, बस उतना इजी पढ़ के जाना। कम से कम कितने? 6 to 7। देखो क्या क्या लिखा हुआ। पहला, सबसे पहला ही क्या होगा बेटा? रेरा का पहला काम ही क्या है? हमने क्यों बनाया आपको? एलओटी के इंटरेस्ट का ख्याल रखना, इसलिए तो बनाया, अदरवाइज पहले भी तो एलओटी के साथ गलत ही होता था। सेकंड, क्रिएट अ सिंगल विंडो सिस्टम। एक बात मुझे बताओ, अगर काम करने का, मान लो हम सब मिलके काम कर रहे हैं, हम सबका अपना पार्टनरशिप है और सबके काम करने का वे ऑफ तरीका अलग है, तो क्या काम सही तरीके से होगा? अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमारा क्या होना चाहिए? सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। यानी हमने जो अथॉरिटी सिस्टम बना रखा है, मान लो हमने जो एनवायरनमेंट तैयार किया उसमें बोल रखा है अमित सर अप्रूवल देंगे या फिर निकेत अप्रूवल देगा या फिर धार्मिक अप्रूवल देगा, ऐसे ही चलेगा? क्या हम सब अपना अपना अलग अलग अप्रूवल दे सकते हैं? नहीं, जो हमने सिस्टम बना रखा है उसी प्रोसीजर में काम करना है। तो बोला मल्टीपल अथॉरिटीज नहीं होनी चाहिए, सिंगल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइमली कंप्लीशन। किस चीज का टाइमली कंप्लीशन? आपने बोला था 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड रॉबर्ट्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ध्यान से बेटा, जब भी एलओटी को कोई नुकसान होगा ना तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? रिड्रेसल सिस्टम। जैसा आपको पता है ना, ये हमारे जितने भी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज होती है या फिर हमारा इंस्टीट्यूट भी देखो आज के दिन कॉल सेंटर रखता है आपका। आप जब भी कॉल करते हो इंस्टीट्यूट को तो क्या बोलता है? 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, इससे बात करो, ये करो, वो करो। वैसे इनका भी क्या होगा बेटा? रिड्रेसल सिस्टम होगा। अगर विदिन अ टाइम बिल्डर ने कंप्लीट नहीं किया तो वो रेंट प्रोवाइड करता है। हाँ, जब तक कंप्लीट नहीं होगा। जो रेंट से नहीं रहता है, जिसका खुद का घर रहता है, तो उससे उसको थोड़ी मतलब है, मतलब उससे कोई मतलब, बट रेंट उसको देना ही है। एनी हाउ बिल्डिंग मैंने लिया है और आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको जब तक बिल्डिंग कंप्लीट, जितना लेट होगा उतने टाइम का आप मुझे रेंट प्रोवाइड करो। और उसको कैसे हम पड़ा कि यहाँ पे रहते तो उसका रेंट इतना रहेगा कि फिक्स? वो फिक्स होता है ना बेटा, बीएमसी का फिक्स होता है, बीएमसी का फिक्स होता है। नेक्स्ट आ जाओ, मेजर्स टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि आप पैसे हम आपको लोन अरेंज करवा के देंगे। देन मेजर्स टू इनकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटली सुटेबल। ध्यान से बेटा, आपने देखा कभी भी जब भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है, एक बंदे को देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो वो जिस तरीके से हमारा ट्राइपॉड होता है ना, वैसे ही स्टैंड पे वो एक छोटा सा टेलीस्कोप लगा के रखते हैं, पूरा चेक कर रहे होते हैं। उस तरीके से हम पूरा इन्वायरमेंट चेक करते हैं, वहाँ का सेक्टरल चेक करते हैं कि वो सेक्टर जो है अर्थक्वेक डेंसिटी में तो नहीं है, या फिर वो जो सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा पानी तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा, फिर बिल्डिंग वहाँ पे बनने के लायक नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ देखने के लिए उनको प्लानिंग होता है। तो इसमें से कोई बेटा कितने पॉइंट याद रखना? 6 से 7, बस उतना ही पढ़ना जितना मैंने डार्क लाइन लिखा है। नेक्स्ट आ जाओ, पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर्स। ध्यान से,
रियल एस्टेट अथॉरिटी को कभी भी अगर ऐसा लगा कि जो हमने लॉ बनाया है या फिर जो तुम काम कर रहे हो उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, किसी भी टाइम वो कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। मानी बार बार वो सीजी के पास पूछने के लिए नहीं जाएंगे, आपको ये एब्सोल्यूट पावर दे रखी है कि आप रेरा के अंदर में कुछ भी चेंज कर सकते हो। हाँ, मेजर चेंज होगा तो फिर किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे नहीं होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ अथॉरिटी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कंडक्ट और इन्वेस्टिगेशन। देखो इनको ये भी पावर दे रखा है सीपीसी और सीआरपीसी का। यानी आपको जब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया तो आपको एक तरीका दिया था इस तरीके से काम करना। अगर आप उस तरीके से काम नहीं करोगे तो जिस तरीके से याद है कंपनी लॉ में पढ़ा था, आरओसी करवाता है क्या बताओ? इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। वैसे ये भी करवाएगा इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है। दूसरा, अब इनमें क्या क्या इनके पावर है? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, आपको नोटिस सबमिनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, यानी आपको नोटिस भेज सकता है कि भैया आओ तुमसे कुछ बातें करनी है। देन आपके डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, आपके विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, और इसके अलावा जो भी अदर मैटर होगा वो अपना लॉ खुद बना लेगा। एंड पावर में बस इतना याद रखना कि जब भी रेरा का अथॉरिटी कोई काम करेगा तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। चलो सबको जीडी खत्म हो चुका अपना, बताओ नेचुरल जस्टिस के कितने प्रिंसिपल थे? दो। ठीक है, कौन कौन से? नेचुरल जस्टिस के कितने प्रिंसिपल थे? दो। कौन कौन से? उसका नाम बताओ। नेमो, ज्वेडा, कॉसा, मोपोटेस्ट। और दूसरा ऑडी, अल्ट्रा, पार्टम, रूल ऑफ बीइंग हर्ड था ना। तो ये रूल यहां भी अप्लाई होगा। जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ना बेटा, कोई भी लॉ याद रखना, जैसे ही तुम्हें याद है ना लॉ में कौन आ गया है? डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला बंदा कौन आ गया? तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और याद रखना जीडी का जो ये 3 चैप्टर है ना, कौन से? सोर्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 4 तो इतने अच्छे से पढ़ के जाओ। हर एक एग्जाम में ये 3 अटेम्प्ट से ट्रेंड चल रहा है। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर तक का क्वेश्चन बस ये 4 चैप्टर से बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीएस के इंस्टीट्यूट को भी पता चल रहा है बच्चे लॉ रट के आते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो 4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना अगर जीडी अच्छे से निकालना है तो। चलो ये समझ में आ गया नेचुरल जस्टिस। चलिए उसके बाद है रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पनसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, यानी आपके ऊपर कितना फाइन लगाया जाएगा, क्या पनिशमेंट रहेगा, ये बेटा डैमेज के ऊपर डिसाइड करता है। क्यों? हम एक जैसा पेनल्टी नहीं दे सकते ना, हर एक बिल्डर का अपना अलग अलग डैमेज होगा। जैसे अभी रिसेंटली बहंदर में एक बिल्डिंग बना, उस बिल्डिंग में पता है एक फ्लैट 7 to 8 लोगों को सेल किया गया। मतलब बिल्डर उसके पापा थे, पापा ने जब बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था उस टाइम रेरा नहीं था बेटा, 3-4 साल की बात है ये, तो रजिस्टर नहीं था उस टाइम, रेरा नहीं था, तो उसने प्लान पहले बनाया और अलॉटी कर दिया। पापा एक्सपायर कर गए तो प्रोजेक्ट कौन टेक ओवर कर लिया? उसके दोनों बेटे राउडी टाइप थे। दोनों बेटों ने क्या किया? अलग अलग कस्टमर को ढूंढा और फ्लैट दोबारा सेल किया। यानी एक बिल्डिंग के 6 to 7 ओनर्स थे एक फ्लैट के। समझा? अभी भी डिस्प्यूट में है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अथॉरिटी। अब देखो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इनका पहला काम तो क्या है बेटा? रेरा के अंदर में प्रोजेक्ट को रजिस्टर करो। देन एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इट्स रिवोकेशन, आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है या आपका टाइम पीरियड बढ़ा सकता है। रिन्यू कर सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। मेंटेन करना है आपको वेबसाइट। अपॉइंट करना है 1 or more एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। नोटिफाई करना है नए नए रेगुलेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर द ग्रोथ, यानी रेरा का एक्ट हमने बना दिया। अब इसमें हर एक साल इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि एक्ट लंबा चले। इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे
तो एक्ट रन नहीं कर पाएगा। आपको पता है आपके ग्रुप 2 में आपको क्यों पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स लॉ? क्यों? क्योंकि हम इंडिया में बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं। इन लॉ को मैनेज कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? पहले जब हमारे टाइम में एक सिलेबस हुआ करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, पता नहीं क्यों सीएस वालों ने वो चैप्टर निकाल दिया। वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, उस चैप्टर से स्टूडेंट इतना समझ में आ जाता था कि इस पूरे इन्वायरमेंटल लॉज को, मतलब इकोनॉमिक लॉज को, जो हमारे इकोनॉमी को, कॉमर्स को, इंडस्ट्री को चला रहा है, उसको रेगुलेट कौन करेगा। IRDA करके अथॉरिटी था, वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखा जाए तो वो चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि 1991 के पॉलिसी से पहले इंडस्ट्री कैसे रन कर रही थी और 1991 के पॉलिसी के बाद इंडस्ट्री कैसे रन कर रही है। ठीक है, क्योंकि 1991 से पहले क्या नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं था, और 1991 में हमने क्या लाया, लिबरलाइजेशन लाया। तो दोनों टाइम की अथॉरिटी का काम करने का तरीका क्या था, डिफरेंशिएशन था। और लिबरलाइजेशन के बाद कितनी फास्ट हमारी इंडस्ट्री ग्रो की, ये सब कहाँ लिखा हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। सुनो बेटा, अब रेरा तो हमने बना दिया, अब इसमें काउंसिल्स बनाए गए हैं बेटा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका काम होता है कि एडवाइस करना किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि रेरा में और क्या चेंज आना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, एलओटी को क्या फायदा हम दे सकते हैं। ये सब किस में लिखा गया, इस एक्ट के अंदर में। और किसको अपॉइंट किया गया, काउंसिल्स को। एक बात मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्राउंड लेवल पे काम करता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉ बनाने का काम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन काम करता है, उसके अपॉइंटेड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को पता होगा ना कहाँ पे क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ, हमारी गवर्नमेंट ये बोलते हैं हमने सड़कें अच्छी बना दी है, ठीक है, इस पूरे बारिश के सीजन में महाराष्ट्र की हालत पता चल गई, ओनली 7 days to 8 days बारिश हुई है ना, पूरी सड़कों की हालत पता चल गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये बोलते हैं कि हमने सड़कें अच्छी बना रखी है। आके देखो मुंबई में, एक दिन ऑटो में ट्रैवल करके देखो, जब एक बार इधर गिरोगे दूसरी बार उधर गिरोगे तो पता चलेगा सड़कें हमने कितनी अच्छी बनाई है। क्लियर? तो ये कौन काम कर रहा होता है, ग्राउंड लेवल पे उनके अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या करेगा बेटा, इंप्रूवमेंट करेगा। इसलिए हमने किसको बनाया, काउंसिल्स को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ काउंसिल शैल बी नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल। मतलब ध्यान से, यहाँ का जो रोड मिनिस्टर होगा वो यहाँ का क्या बनेगा, चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देन 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे रेरा के। टोटल कितने लोग होंगे, 5 और 5 10 और एक बंदा वो, टोटल 11 मेंबर की कमेटी होती है ये, जिनका काम होता है सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना। अब देखो इनके काम क्या क्या है। पहला, एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द मैटर ऑफ रेरा। सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसीज, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ कैसे करना है रेरा में। एंड लास्ट, द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट मार्केट को अगर डेवलप करना है तो लोगों का इंटरेस्ट बना होना चाहिए रियल एस्टेट मार्केट पे। और इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा, अगर बिल्डर कुछ गलत कर रहा है तो रेमेडी कौन दिलवाएगा, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या हम फ्लैट कर देंगे, नहीं। तो रियल एस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट बना होना चाहिए, समझा। इसलिए हम किसको अपॉइंट कर रखे हैं, काउंसिल को। नेक्स्ट आते हैं रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल। अब आ जाओ बेटा, हम केस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी इस एक्ट से तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो किसके पास कंप्लेन लेके जाओगे, रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल के पास। कितने दिन में, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, लिखा हुआ है। पार्टीज जिसको भी प्रॉब्लम है वो रेरा के अथॉरिटी का कंप्लेन कर सकता है, कहां पे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 60 days में, ठीक है। लेकिन मान लो उन्होंने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया, रेरा की अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, वो भी तुझे अच्छा नहीं लगा, तो आगे के 60 days में हाई कोर्ट में, कहां जाएगा, हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट ने बोला वो भी अच्छा नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के लिए यूनिवर्सल टाइम है बेटा, जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है 90 days, समझा। सुप्रीम कोर्ट का एक यूनिवर्सल टाइम है, इतने दिन में आपको अपील करना होगा मेरे पास, याद रहेगा। तो बताओ, रेरा के अगेंस्ट पहली अपील
एपलेट ट्रिब्यूनल में। कितने दिन में? एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट दूसरी अपील हाई कोर्ट में। कितने दिन में? 60 डेज में। ध्यान से याद रखना दोनों में इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज, याद है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 5, तो आपको एक्स्ट्रा और टाइम मिलेगा कितना? जितना ओरिजिनल था 60 और 60, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का टाइम 90 डेज, तो वहां भी सफिशिएंट कॉज पे 90 डेज का टाइम मिल सकता है एक्सटेंशन का। बट ध्यान से एक्सटेंशन हमेशा क्या रहता है बेटा? मर्सी। अब नीचे देखो ये एपलेट ट्रिब्यूनल में कितने लोग होंगे, तो देखो क्या लिखा पहला लाइन, एपलेट ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में काम करेगा। इसमें एक ही एपलेट ट्रिब्यूनल होगा या एक स्टेट के अंदर में एक से ज़्यादा एपलेट ट्रिब्यूनल हम अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक टेक्निकल मेंबर होगा। कौन कौन होगा बेटा? एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये स्टेट बड़ा है तो एक ही स्टेट में दो एपलेट ट्रिब्यूनल होगा। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये चारों मेट्रो सिटीज बहुत बड़े, तो हो सकता है इस स्टेट्स के अंदर में एक से ज्यादा एपलेट ट्रिब्यूनल आपको अपॉइंट कर दें। नेक्स्ट, जब भी कोई अपील होगा आप किसको रेफर करोगे बेटा? एपलेट ट्रिब्यूनल को। एंड इफ एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी डायरेक्शन और डिसीजन इट मे बी नोटेड दैट वेयर अ प्रमोटर फाइल्स एन अपील विद द एपलेट ट्रिब्यूनल एटलीस्ट 30% ऑफ द पेनल्टी। मतलब क्या? जब प्रमोटर अपील करेगा ना बेटा तो आपको फीस पे करना पड़ता है, बिना फीस पे किए आप अपील नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर फीस नहीं रखा गया तो क्या होगा? अनाप शनाप लोग भी क्या करते रहेंगे? डेली बाय डेली अपील करते रहेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सुनो, कभी कभी क्या होता है, याद है अपन ने ज्यूरी में आर्बिट्रेशन चैप्टर में एक सेटलमेंट का कंसेप्ट पढ़ा था कि पार्टी सबसे पहले आर्बिट्रेशन के पास एप्लीकेशन लगाता है कि सर मैं डिस्प्यूट को सॉल्व कर दूं, लेकिन पार्टी को खुद रियलाइज होता है कि मैं क्यों इतना लंबा झगड़ा लेके जाऊं। आर्बिट्रेटर के पास जाता है और क्या बोलता है? हम आपस में ही सेटलमेंट कर रहे हैं। याद है मैंने क्या बताया था? एक बार सेटलमेंट हो गया तो उसके रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर कुछ मुझे नहीं समझा तो मैं सेटिंग असाइड कर सकता हूँ सेक्शन नंबर 34 में। कहाँ पे? हाई कोर्ट में विद इन 3 मंथ, और 3 मंथ में नहीं कर पाया तो 30 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी है बेटा। अगर आप रेरा के पास डिस्प्यूट लेके गए, कौन गया? अलॉटी और बिल्डर, ये दोनों लेके जाएंगे। अब उन दोनों को लगता है कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, आपसी समझौता से काम बन सकता है, तो आप क्या कर लो? सेटलमेंट। और ध्यान से, एक बार सेटलमेंट कर लिया तो उसके रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ अपील करने के लिए कितने दिन का टाइम है? 60 डेज। तो तुम्हें 60 डेज से पहले ही सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 60 दिन में तो तुम अपील में चले जाओगे। समझा? अच्छा बताओ, 60 डेज का टाइम निकल गया और डिपार्टमेंट ने मुझे एक्सटेंशन भी नहीं दिया, तो क्या करूं? जीडी का चैप्टर पढ़ रखा है, वो चैप्टर लगेगा यहाँ पे। 60 दिन के अंदर में मैं फाइल नहीं कर पाया, रीजन था एक्सटेंशन ही मुझे नहीं मिला क्योंकि सफिशिएंट कॉज नहीं था। तो अब मुझे बताओ क्या करूं मैं? रेट पिटीशन। क्या डालूंगा मैं? रेट पिटीशन। याद है ना क्या बोला था? जहां पे भी सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पे क्या खुल जाता है? रेट खुल जाएगा। चलिए अब देखो कंपोजिशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। 60 डेज के अंदर में रेरा के बाद किसके पास अपील जाएगी? एपलेट ट्रिब्यूनल। कितने दिन में? 60 डेज। तो देखो 60 डेज में एपलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा? एक चेयरमैन होगा और कम से कम 2 होल टाइम मेंबर होंगे, एक टेक्निकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। जबकि रेरा में कौन था? एक जुडिशियल और एक टेक्निकल। क्लियर है? अब देखो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये हाई कोर्ट का जज होना चाहिए जो चेयरमैन बनेगा, और जुडिशियल मेंबर जो है ना वो लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए, कम से कम 15 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, या फिर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर 20 ईयर्स से एडवोकेट है। वो कौन बन सकता है? ये पढ़ के जाना बेटा क्वालिफिकेशन किसका? चेयरपर्सन का, जुडिशियल मेंबर का। अब देखो टेक्निकल मेंबर कौन बन सकता है? टेक्निकल मेंबर वो बन सकता है बेटा जिसके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट में, 20 सालों का एक्सपीरियंस है। आगे, हु हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। देखो ऊपर की जो बातें बताई वो किसका था? रेरा का। अभी जो बता रहा हूं वो किसका है? एपलेट ट्रिब्यूनल का। एपलेट ट्रिब्यूनल में कौन होगा बेटा? जो हाई कोर्ट का जज है या फिर उसका नॉमिनी या फिर चीफ जस्टिस। और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर वो बन सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है या फिर लॉ सेक्रेटरी है, वो यहाँ पे क्या बन सकता है? जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर।
देखो दोनों को ऑफिस पीरियड लिखे हुए, चेयरपर्सन अपॉइंट होगा 5 साल और 67 ईयर्स, और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर अपॉइंट होंगे 5 साल और 65 ईयर्स। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कंपोजिशन वाला लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। एंड नीचे लिखा हुआ है बेटा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अगेन मुझे बताओ ट्रिब्यूनल क्या सॉल्व कर रहा है, डिस्प्यूट ना, तो कौन से रूल को फॉलो करेगा, नेचुरल जस्टिस, खत्म। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी सेक्रेटरी कैन अपॉइंटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई कंपनी वगैरह केस कर रही है किस में, रेरा के अंदर में, तो हम लोग क्या बन सकते हैं, एज ए एडवोकेट की तरह काम कर सकते हैं। एंड देन लास्ट क्या लिखा है बेटा, अपील टू द हाई कोर्ट, कितने दिन में करोगे, 60 डेज में। और नीचे देखो पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ क्या लगेगा, 3 साल का जेल होगा, और फाइन कितना होगा वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है, समझा। इसलिए मैंने क्या बताया था कि जनरली ये सब जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइन डिसाइड नहीं होता है। फाइन कैसे डिसाइड करता है कि आप कितना डैमेज किया है। क्लियर। अगेन ये जो चैप्टर है बेटा रेरा, ये सिर्फ कंप्लाइंस वाला चैप्टर है। आपका इंपॉर्टेंट है बेनामी, जिसमें सेक्शंस है, याद करने के लिए चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ क्या है, रूल्स, सिर्फ क्या है यहाँ पे, रूल्स। तो इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा।